हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फ्रॉग्स बाय अरिस्टोफेनीज। द फ्रॉग्स इस ड्रामा को लिखा है फेमस ग्रीक कॉमेडियन अरिस्टोफेनीज ने। इस ड्रामा को सबसे पहले 405 बीसीई में लेनाए फेस्टिवल एथेंस में परफॉर्म किया गया। यानी कि इस ड्रामा को 405 बीसीई में फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। ये एक ओल्ड कॉमेडी है जिसे हम पॉलिटिकल और लिटरेरी सेटायर भी कह सकते हैं। यानी कि पॉलिटिक्स पर और लिटरेचर पर तंज किया गया है इस ड्रामा के अंदर। इस ड्रामा की सेटिंग क्या है? इस ड्रामा में हम एक जर्नी देखते हैं जमीन से अंडरवर्ल्ड हेडेस तक का। यानी कि इस ड्रामा की सेटिंग क्या है? जमीन टू द अंडरवर्ल्ड हेडेस। पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद हम समरी पढ़ेंगे और लास्ट में एनालिसिस करेंगे। तो इस ड्रामा का द फ्रॉग्स का बैकग्राउंड क्या है? जब इस ड्रामा को अरिस्टोफेनिस ने लिखा था तो उस टाइम एथेंस के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे। यानी कि एथेंस शदीद क्राइसिस से गुजर रहा था। उस टाइम एक वॉर हुई थी, पेलोपेनेसियन वॉर। उस वॉर की वजह से एथेंस के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। उसकी वजह से एथेंस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और अवाम का जो हौसला है वो भी टूट चुका था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत बिगड़ गई थी। पॉलिटिक्स में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और जो थ्री मेजर राइटर्स थे उस टाइम के, यानी कि एस्किलस, सोफोक्लीस और यूरिपिडेस, वो भी मर चुके थे। यानी कि उस टाइम तक उनका भी इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से अरिस्टोफेनीज को ये महसूस हुआ कि लिटरेचर को और कल्चर को इस डिक्लाइन से बचाया जा सकता है। यानी एथेंस में जो लिटरेचर है और उसका कल्चर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, लेकिन इस डिक्लाइन को ख़त्म किया जा सकता है, इसे इससे बचाया जा सकता है अगर इन तीन मेजर राइटर्स में से किसी एक को एथेंस वापस लाया जाए और फिर इनसे मदद ली जाए एथेंस का कल्चर और लिटरेचर बचाने में। इसी वजह से अरिस्टोफेनीज ने इस ड्रामा को लिखा द फ्रॉग्स। ये एक कॉमेडी है, लेकिन कॉमेडी से बढ़कर ये एक लिटरेरी और मॉरल कमेंट्री है, जिसके जरिए अरिस्टोफेनीज ये पूछ रहे हैं कि क्या आर्ट एक डाइंग सिटी को बचाने में रोल प्ले कर सकती है। यानी कि अगर थ्री मेजर राइटर्स में से किसी एक को अंडरवर्ल्ड से जमीन पर वापस लाया जाए, एथेंस वापस लाया जाए, तो क्या वो अपनी लिटरेचर के जरिए एथेंस को बचा सकते हैं, इस बहरान से निकाल सकते हैं। तो ये है एक्चुअल में ये ड्रामा द फ्रॉग्स। तो चलिए इसकी समरी पढ़ते हैं। द फ्रॉग्स बाय अरिस्टोफेनीज। ड्रामा स्टार्ट होता है एक्ट वन से, जिसका टाइटल है द क्वेस्ट बिगन्स, यानी कि तलाश का आगाज। ड्रामा का स्टार्ट होता है डायनेसियस से, जो कि एक शेर की खाल से बने हुए कपड़े पहने हुए हैं और उनके साथ है उनका गुलाम यानी कि सर्वेंट जेंथियस, जो कि उनके साथ साथ भारी सामान उठाए हुए चल रहा है। चलते चलते डायनेशियस शिकवा करता है कि अब एथेंस में कोई अच्छा शायर बाकी नहीं रहा। वो कहता है कि जब से यूरिपिडेस मर गया है कोई ढंग का शायर नहीं रहा। लिहाजा वो फैसला करता है कि वो जेर जमीन यानी कि अंडरवर्ल्ड हेदेस जाकर यूरिपिडेस को वापस लाएगा, ताकि आर्ट को, लिटरेचर को दोबारा से जिंदा किया जा सके और एथेंस को बचाया जा सके। यानी वो लिटरेचर को और मोरालिटी दोनों को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड जाने का फैसला करता है। अब वो चलते चलते हेराक्लिस के पास पहुंचता है ताकि वो अंडरवर्ल्ड का रास्ता पूछ सके। हेराक्लिस उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, हंसता है, लेकिन बाद में उसे बताता है कि जो सफर वो करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। रास्ते में उसे बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो उसे अंडरवर्ल्ड जाने से रोकता है। लेकिन डायनेशियस इस चीज से नहीं रुकता। वो इसरार करता है कि वो अंडरवर्ल्ड जरूर जाएगा और यूरिपिडेस को वापस लेकर आएगा, ताकि आर्ट को, लिटरेचर को, मोरालिटी को, कल्चर को बचाया जा सके। तो यहाँ पर एक्ट वन खत्म हो जाता है। इसके बाद है एक्ट टू, जिसका टाइटल है द जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, यानी कि जेरे जमीन की तरफ सफर। अब
डायनेशियस हेरक्लीस के बताए हुए रास्ते पर चलता है, जहां पर डायनेशियस और उसका सर्वेंट जेंथियस एक लेक ऑफ द डेड तक पहुंचते हैं, यानी कि मुर्दों की एक झील तक पहुंचते हैं, जहां शेरन मुर्दों की रूहों को कश्ती में पार करवा रहा होता है। डायनेसिस शेरन से मदद मांगते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो उन्हें अंडरवर्ल्ड तक जाने में मदद करें, यानी कि कश्ती में सवार करके अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाएं, जिस पर शेरन डायनेसिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उनसे कहता है कि जेंथियस उनके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उनके गुलामों को कश्ती में सवार होने की इजाज़त नहीं होती। उसके बाद डायनेसियस जेंथियस के बगैर ही कश्ती में सवार हो जाते हैं अंडरवर्ल्ड तक जाने के लिए। उसी दौरान वो मेंढकों के यानी फ्रॉग्स के एक कोरस से मिलते हैं। बहुत सारे मेंढक जो हैं वो उस लेक के अंदर, जो डेड लेक है, उसके अंदर गुनगुना रहे होते हैं, जिनको सुनकर डायनेशियस को बहुत ज्यादा मजा आता है। वो फ्रॉग्स गुनगुनाते हैं कि हम दलदल के बच्चे हैं और डायनेशियस के लिए गाएंगे। उसके बाद वो डायनेशियस का मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह से ये अंडरवर्ल्ड में जा रहा है, जिस पर डायनेशियस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन फ्रॉक्स के साथ आर्ग्यू करने लग जाता है, यानी कि बहसबाजी में लग जाता है। और ये ग्रीक के अंदर एक बहुत फेमस सीन के तौर पर जाना जाता है कि किस तरह से डायनेशियस उस फ्रॉग्स के साथ, उन मेंढकों के ग्रोह के साथ बहसबाजी करता है, और इसे फ्रॉग कोरस सीन कहा जाता है। इसे ग्रीक के अंदर एक मेजर कॉमिक सीन के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक्ट टू कंप्लीट हो जाता है, यानी कि डायनेशियस जब उन फ्रॉग्स के साथ आर्ग्यू कर रहा होता है, वहां पर एक्ट टू कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्ट है एक्ट थ्री, जिसका टाइटल है अराइवल इन द अंडरवर्ल्ड, यानी कि जेर जमीन में दाखला। अब जब डायनेशियस वो डेड लेक को पार कर लेता है, यानी उस झील को पार कर लेता है, तो झील की दूसरी तरफ वो जेंथियस के साथ, यानी कि अपने सर्वेंट के साथ, अपने स्लेव के साथ दोबारा से मिल जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर अंडरवर्ल्ड में कायम प्लूटो के महल के करीब पहुंचते हैं, यानी कि अंडरवर्ल्ड यानी हेदिस में कायम प्लूटो का जो महल होता है, उसके करीब पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें प्लूटो का एक स्लेव यानी कि सर्वेंट मिलता है, जो कि डायनेशियस को हेरेक्लीस समझ लेता है, क्योंकि डायनेशियस ने वो शेर की खाल वाला लिबास पहना होता है। क्योंकि हेरेक्लीस अक्सर शेर की खाल वाला लिबास पहनता है, तो वो खादिम डायनेशियस को हेरेक्लीस समझ लेते हैं और समझते हैं कि हेरेक्लीस उनकी दरबार में दोबारा से कुछ चुराने के लिए आया है, क्योंकि हेरेक्लीस ने एक दफा प्लूटो के दरबार से एक 3 सर वाला डॉग यानी कि सेरेबेरस को चुराया था, जिस पर वो खादिम समझते हैं कि हेरेक्लीस दोबारा से कुछ चुराने आया है, तो वो उससे बदला लेने का इरादा कर लेते हैं। अब ये देखकर डायनेशियस बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है कि कहीं वो उन पर हमला ना कर दे, जिस पर वो अपने सर्वेंट या अपने स्लेव जेंथियस के साथ कपड़े बदल लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद एक और स्लेव या सर्वेंट, जिसे हम खादिम कहेंगे, वो आता है। वो देखता है कि ये हेरेक्लीस है, तो वो उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आता है, जिस पर डायनेशियस अपने स्लेव सेंथियस के साथ अपना जो कॉस्ट्यूम है वो दोबारा से चेंज कर लेता है। और इस तरह से ये कॉस्ट्यूम चेंज करने का सीन बार बार चलता रहता है, जिस पर हम देखते हैं कि डायनेशियस बहुत ही ज्यादा बुज़दिल नजर आ रहा होता है और उसका स्लेव जेंथियस बहुत ही ज्यादा बहादुर नजर आ रहा होता है। और यहाँ पर पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, जिसका टाइटल है द लिटरेरी कॉन्टेस्ट, यानी कि शेरी मुकाबला, जिसे हम एगन भी कहते हैं। ड्रामे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है, यानी कि जो ड्रामा पहले चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो चुका है। हेडिस के अंदर प्लूटो के महल में एस्किलस और यूरिपिडीज एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वो झगड़ा इस बात पर कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से बेस्ट ट्रेजिक पोइट कौन सा है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि उनमें से एक बेस्ट ट्रेजिक पोइट है। अब यूरिपिडिस आकर ऐलान करता है कि वो एक बेहतरीन शायर है और उसने एस्किलस की जगह ले ली है, जिस पर एस्किलस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर हेदिस में फैसला किया जाता है कि इन दोनों के दरमियान
पोइट्री कॉन्टेस्ट होगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान पोइट्री का मुकाबला होगा और उसमें डायनेशियस को जज के तौर पर मुंतखब किया गया। डायनेशियस को जज बनाने का मकसद ये था कि एस्किलस और यूरिपिडीज में से डिसाइड किया जा सके कि दोनों में से कौन जमीन पर वापस जाएगा और एथेंस को बचाएगा। अब मुकाबला शुरू होता है, बहस का आगाज होता है। यूरिपिडीज एस्किलस पर इल्जाम लगाता है कि वो पुराने जमाने का शायर है और उसने अपनी शायरी के अंदर मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया है और नोबेल हीरोज को इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ एस्किलस कहता है कि यूरिपिडीज जो है वो ट्रेजेडी को बिगाड़ रहा है। उसने ट्रेजेडी को बिगाड़ दिया है क्योंकि उसने औरतों को कमजोर कैरेक्टर्स के तौर पर दिखाया है और सिंपल लैंग्वेज को यूज किया है। ये दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। वो एक दूसरे की पोइट्री से मिसालें देते हैं और एक दूसरे पर तंज करते हैं। यूरिपिडीज एस्किलस के लंबे और धमाकेदार जुमलों पर उनका मजाक उड़ाता है और एस्किलस भी यूरिपिडीज की आम जबान के इस्तेमाल पर हंसता है। और उसके बाद कोरस इन दोनों की बहस पर तबसरे करते हैं और एथेंस के जवाल की झलक दिखाते हैं। अब आता है अशआर का तोलना, यानी कि जो डिबेट है, जो पोइट्री है, उसको तोलने की बारी आती है क्योंकि डायनेशियस ये सोचता है कि इनको तोल कर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहतर पोइट कौन सा है। ये एक मजाहिया मंजर है क्योंकि इसमें डायनेशियस एक तराजू लाता है ताकि वो दोनों के अशार को तोल सके। एस्किलस के अशार जो हैं वो भारी साबित होते हैं क्योंकि उसने बादशाहों, खुदाओं और जंगों पर लिखा होता है, जबकि यूरिपिडीज की जो पोइट्री है वो थोड़ी वीक नजर आ रही होती है क्योंकि उसने रोजमर्रा की बातों पर लिखा होता है। तो इस तरह से एस्किलस जो है वो बेटर साबित होता है, उसकी शायरी का वजन यूरिपिडीज की शायरी से ज्यादा होता है और ये मुकाबला बताता है कि एस्किलस की शायरी जो है वो वजन में ज्यादा है। और यहाँ पर ये एक्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एक्ट है एक्ट 5, जिसका टाइटल है द डिसीजन, यानी कि फैसला। अब डायनेशियस को फैसला करना होता है कि वो किस शायर को अपने साथ जमीन पर वापस लेकर जाएगा। जब वो जमीन से अंडरवर्ल्ड में आ रहा होता है तो वो पूरा माइंड बनाकर आता है कि वो यूरिपिडीज को ही अपने साथ जमीन पर वापस लेकर जाएगा। लेकिन जब उन दोनों का पोइट्री का मुकाबला होता है, उनको तोला जाता है, तो डायनेशियस का फैसला बदल जाता है। उसे यूरिपिडीज का जो बात करने का स्टाइल है वो काफी चालाक और खुदगर्ज नजर आता है, जबकि एस्किलस जो है वो उसे मुहब्बे वतन यानी कि पेट्रियोटिक नजर आता है, दानिशमंद और हौसलामंद नजर आता है। जिस पर डनेशियस अपना माइंड चेंज कर लेता है और ऐलान करता है कि मैं जमीन से यूरिपिडीज को लेने आया था, लेकिन मैं एस्किलस को अपने साथ ले जाने के लिए चुनता हूँ। और यहाँ पर एक्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है एक्ट 6, यानी कि लास्ट एक्ट, जिसका टाइटल है द एंडिंग। अब एस्किलस जमीन पर वापस जाने से पहले अपनी जगह यानी कि अंडरवर्ल्ड में अपनी कुर्सी सोफोक्लिस के नाम कर देता है क्योंकि वो उन्हें एक इज्जत की, एहतराम की अलामत समझता है। उसके बाद प्लूटो एस्किलस और डायनेशियस को ब्लेसिंग्स देता है और कोरस एंड में यानी ड्रामा के एंड में एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ उनको अलविदा कहता है। वो कहते हैं, लेट एथेंस बी गाइडेड बाय विजडम एंड आर्ट एंड मे नोबेल पोइट्स लिफ्ट हर हार्ट। और इसके बाद एस्किलस को जमीन पर यानी कि एथेंस में वापस भेज दिया जाता है और यहाँ पर इस ड्रामे का एंड होता है। द फ्रॉग्स बाय अरिस्टोफेनिस। समरी हमने पढ़ ली, अब डिस्कस करते हैं एनालिसिस को। एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे मेजर थीम्स। सबसे पहला मेजर थीम है द रोल ऑफ आर्ट एंड द पोइट। अरिस्टोफेनीस ये बताता है कि पोइट्स जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं होते, वो टीचर्स भी होते हैं, वो मॉरल गाइड्स भी होते हैं। जैसा कि एस्किलस की पोइट्री जो है वो मॉरल गाइडेंस के तौर पर काम आती है, जबकि
यूरिपिडीज की पोइट्री अकॉर्डिंग टू अरिस्टोफेनीज मोरालिटी को वीक करती है। तो इस तरह से पोइट्स जो हैं वो टीचर्स भी होते हैं और मॉरल गाइड्स भी होते हैं। नंबर 2 पर है डिक्लाइन ऑफ एथेंस। इस प्ले के अंदर हम देखते हैं कि अरिस्टोफेनीस जो है वो बहुत अफसुर्दा नजर आते हैं, क्योंकि एथेंस जो है वो पॉलिटिकल और मॉरल डाउनफॉल का शिकार होता है। वहां पर पेलोपोनेसियन वॉर चल रही होती है, जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकल और मॉरल डाउनफॉल का सामना होता है। लेकिन डायनेशियस अपने जर्नी के थ्रू ये सवाल उठाता है कि क्या आर्ट और लिटरेचर लॉस्ट ग्रेटनेस को रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो ये था सेकंड थीम, डिक्लाइन ऑफ एथेंस। नंबर 3 पर है कॉमिक रिलीफ एंड पैरोडी। इस प्ले के अंदर हम कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखते हैं, कॉस्ट्यूम स्वैप्स और पैरोडी देखते हैं। इस प्ले के अंदर हम मॉक देखते हैं ट्रेजेडी का, मतलब कि ट्रेजेडी का मजाक उड़ाया गया है, फिलॉसफी का और बहुत सारी चीज़ों का, यानी कि डीपर मीनिंग को एक कॉमेडी की सेंस में कन्वे किया गया है। नंबर 4 पर है रिलीजन एंड आफ्टर लाइफ। हम इस प्ले के अंदर एक अंडर वर्ल्ड देखते हैं जो कि मॉरल और स्पिरिचुअल सर्च को रिप्रेजेंट करता है। इस प्ले के अंदर अरिस्टोफेनीस अंडरवर्ल्ड में चाहते हैं अपने जवाब हासिल करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह एथेंस को बचाया जा सकता है। तो ये हैं कुछ मेजर थीम्स इस प्ले के अंदर। तो ओवरऑल ये प्ले एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है और एक पेट्रियोटिक कॉल भी है एक्शन के लिए। मतलब ये कि अरिस्टोफेनीस ने एक कॉमिक वे में एथेनियंस को ये बताया है कि किस तरह से वो आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं विजडम, स्ट्रेंथ और मॉरल डिसिप्लिन के लिए। और फिर एक उम्मीद पर उन्होंने ये प्ले एंड कर दिया कि ट्रू आर्ट और नोबल थॉट जो है वो एक डाइंग सिविलाइजेशन को रीस्टोर कर सकती है, उसे बचा सकती है। तो ये है ये प्ले द फ्रॉग्स बाय अरिस्टोफेनीस। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।